हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्रिय, चहेते और मनपसंद मैथिली इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं व्यंजन वर्ण का नया चैप्टर, जिसमें हम सीखेंगे व्यंजन क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार से व्यंजनों को पढ़ा जाता है। साथ ही साथ व्यंजनों को पढ़ने के लिए किस स्वर की कितनी आवश्यकता होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ कुशल मंगल होंगे और बिना देर किए हम अपने पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं, हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर जिसका नाम है व्यंजन। व्यंजन मतलब वो वर्ण जिनको पढ़ने हेतु किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। बिना स्वर के वर्ण को व्यंजन वर्ण को पढ़ना असंभव है। अब होता क्या है, जैसे मान के लिए अपन ने क्या लिखा, व्यंजन वर्ण लिखा और हलंत लगा दिया। इसे अगर हम पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, हमें इसे पढ़ने में समस्या आएगी, क्योंकि हम इसको तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक इसमें कोई ना कोई स्वर नहीं जुड़ा हो। जब इसमें स्वर जुड़ जाएगा, जैसे माने चलो हमने क्या जोड़ दिया, एक स्वर जोड़ दिया, और जब हमने स्वर जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, का शब्द बन गया। यानी कि स्वर के जुड़ते ही इसे पढ़ने में आसानी हो जाती है, और अगर इसमें स्वर ना जोड़ें तो हमें पढ़ने में असुविधा होती है, असमर्थता होती है, और ये मानिए कि हम इस वर्ण को पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी परिभाषा स्वयं ये कहकर बताती है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यंजन वर्ण है उसको हमें यदि पढ़ना है तो उसे पढ़ने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होगी। आप सोचिए, यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति पैरों से अपाहिज है, लाचार है, और हम उसके लिए एक जोड़ी जूता लेकर आते हैं और वो दोनों पैरों में पहनने का प्रयास करे तो असंभव है, क्योंकि उसके एक पैर में तो है ही नहीं, एक पैर से लाचार है, कमजोर है, विकलांग है, तो उसमें जूता कैसे पहनेगा। सेम यही हालत इसकी है कि व्यंजन में जब हलंत लगा हो तो हम उसे पढ़ नहीं सकते। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए, स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि बिना स्वर की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण करना असंभव है। क्या है? असंभव है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल लगा होता है। हल मतलब होता है हलंत। क्या होता है? हल मतलब हलंत होता है। जब तक व्यंजन वर्ण में हलंत लगा है तब तक हम उसको आधा व्यंजन पढ़ते हैं। यदि वही व्यंजन हमें किसी वाक्य में, किसी शब्द में प्रयोग करना होता है, तब उस पर हम हलंत न लगाकर उसको आधा लिख देते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, हल लगे व्यंजन को हलंत और स्वर लगे व्यंजन को अजंत कहते हैं। देखो, आपको सिंपल भाषा में बताऊं, स्वर शब्द को ही अज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर शब्द को ही अज कहते हैं, इसलिए इसे अजंत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि अगर माने चलो किसी व्यंजन वर्ण पर, जैसे हमने लिखा ग लिखा, ठीक है, ग पे हलंत लगा दिया, तो ये कैसा कहलाएगा? ये वर्ण हलंत वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हलंत वर्ण कहलाएगा। और अगर हमने ग को सिंपली लिख दिया, विदाउट मतलब बिना हलंत लगाए लिख दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? अजंत वर्ण कहेंगे, क्योंकि उसमें स्वर लगा हुआ है, हलंत नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये लिखा है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39 यानी 39 होती है। अब 39 कैसे होती है? 39 होती है बेटा क से लेकर ज्ञ तक। कहां से? क से ज्ञ तक व्यंजन वर्णों की संख्या 39 होती है। अब इनमें से देखो कौन कौन से व्यंजन रहते हैं वो भी समझ लेते हैं। इसमें 25 स्पर्श व्यंजन रहते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन रहते हैं, 4 अपने ऊष्म व्यंजन रहते हैं, 4 ही अपने संयुक्त व्यंजन रहते हैं, और 2
दो होते हैं अपने द्विगुण व्यंजन। अब सबसे पहले हम समझेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन वे वर्ड कहलाते हैं जो क से म तक के 5 अक्षरों की लाइन में लिखे जाते हैं। क से म तक 5 अक्षरों की लाइन में। 5 अक्षर कैसे होते हैं, जैसे मान के चलिए अपन ने लिखा क, फिर लिखा ख, फिर लिखा ग, फिर लिखा घ और 5वां अक्षर लिखा ड़, यानी ये हो गई 5 लाइन की 5 अक्षरों की कतार। इस 5 अक्षरों की कतार हम बनाकर 5 बार लिखेंगे। जब हम 5 अक्षरों की कतार को 5 बार लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 वर्ण हो जाएंगे। उसके बाद वो कह रहा है 4 अंतस्थ व्यंजन, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है कंठ से निकलने वाली ध्वनि। क्या होती है, कंठ से जो ध्वनि निकलती है, यानी अपने गले से जो ध्वनि निकलती है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन बच्चों य, र, ल और व, ये 4 वर्ण हैं जो हमें अंतस्थ व्यंजन में लिखने होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन भी कुछ होता है। अब ऊष्म व्यंजन क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए अब इसका नाम है ऊष्म व्यंजन। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, श आता है, दूसरा श आता है, कौन सा श आता है, तीनों श आते हैं और एक ह आता है। ठीक है, ये 4 वर्ण हैं जिनको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिए। इन्हें ऊष्म वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको बोलते समय हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, यानी कि गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसका नाम ऊष्म वर्ण रखा गया। और जो वर्ण अपने पास है संयुक्त वर्ण यानी संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन इसलिए है क्योंकि ये कुछ व्यंजनों के योग से मिलकर बनता है। 4 ऐसे व्यंजन हैं जो अन्य किसी व्यंजन वर्ण की सहायता से जुड़कर बनते हैं। जैसे अपना है एक छ होता है, एक अपना त्र होता है, एक अपना श्र होता है और एक ज्ञ होता है। ये 4 वो वर्ण हैं जिन वर्णों को किसी न किसी वर्ण की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम संयुक्त वर्ण रखा गया। अब ये कह रहा है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में बच्चों अपने ड और ढ आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले संस्कृत में थे नहीं, इसलिए अभी ये नवीन वर्ण है, इसको पढ़ने में थोड़ा बाद में समझ में आएगा। इसके आगे देखो बच्चा लिखा है परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है और ये वर्ण क से लेकर ह तक ही आते हैं, ज्ञ तक नहीं पहुंच पाते। संयुक्त अक्षरों को छोड़ दिया जाता है, द्विगुण व्यंजनों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 33 में हम इसमें से संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजनों को छोड़ देते हैं। इसके अलावा अपने पास 33 यानी कि 33 वर्ण व्यंजन होते हैं। आगे लिखा हुआ है सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी व्यंजन वर्ण को पढ़ने के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को नहीं पढ़ सकते। और अगर मान के चलिए किसी वर्ण पर, किसी व्यंजन पर कोई भी मात्रा ना हो तो वो ये क्या कह रहा है, हर व्यंजन वर्ण में अंतिम अक्षर यानी कि अंतिम मात्रा के रूप में अ जुड़ा रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि क लिखा है, का लिखा है, इनमें कोई ना कोई मात्रा जुड़ी हुई है और जहां कोई मात्रा नहीं है वहां छोटे आ की मात्रा यानी कि अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले तरफ बढ़ते हैं अपन। जो हमने वहां पढ़ा सेम टू सेम वही है। वो कह रहा है व्यंजनों के प्रकार, और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन जो अपने 25 होते हैं, कितने होते हैं, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। और अपने अंतस्थ व्यंजन अपने 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। अर्थात कुल मिलाकर हमारे
39 व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसमें हमारे मुख से निकलने वाले जो वर्ण होते हैं उस समय हमारी जो जीभ होती है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके निकलती है। स्पर्श मतलब छू कर निकलती है। क्या निकलती है? छू कर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अच्छा, स्पर्श व्यंजन का मतलब जब हम किसी व्यंजन वर्ण को बोलेंगे हमारी जो जीभ है वो हमारे मुंह के ऊपर वाले हिस्से के किसी न किसी भाग को टच करके निकलेगी तो हम उसे स्पर्श व्यंजन कहेंगे। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये सारे वर्ण आते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि क से लेकर म तक के वर्ण कहाँ आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी ध्यान रखना होता है कि ये 5 लाइनों में एक साथ लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं? 5 लाइन में, मतलब एक लाइन में 5 अक्षर, 5 लाइन में 25 अक्षर। ठीक है, तभी ये स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें, हाँ एक चीज और है, इसमें क्या है कि जो क की लाइन में आते हैं उन्हें क वर्ग कहा जाता है। च की लाइन में आता है उसे च वर्ग कहते हैं। ट की लाइन में आने वाले वर्णों को ट वर्ग वाले व्यंजन कहते हैं और त की लाइन में जो आते हैं उन्हें त वर्ग कहते हैं। प की लाइन में आने वाले व्यंजनों को प वर्ग व्यंजन कहते हैं। इस बात को इसलिए बताया गया है क्योंकि इसका अगर ओटी वगैरह या एमसीक्यू कुछ आता है तो उसमें हम क्या होते हैं, अटक जाते हैं। हमको यही नहीं पता होता कि क वर्ग का व्यंजन कौन सा है, च वर्ग कौन सा है। ठीक है, तो क की लाइन में जो भी वर्ण आएंगे जैसे क, ख, ग, घ, ड़ ये आएगा तो क वर्ग है। च, छ, ज, झ आएगा तो च वर्ग है। तो इन्हें वर्गों का भी हमें ख्याल रखना होता है। इसके बाद बच्चों अपन देखते हैं अंतस्थ व्यंजन होता है, अर्थात कहने का मतलब ये कह रहा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब इसमें ऐसे वर्ण भी आ जाते हैं जो जिनका निर्माण स्वर की सहायता से होता है और ऐसे वर्ण भी आ जाते हैं जो पूर्णतः व्यंजन है। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका दूसरा नाम भी है, इनका दूसरा नाम है अर्ध स्वर व्यंजन। अर्ध स्वर किस लिए कहा गया इसको? अर्ध स्वर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कुछ वर्ण स्वर के मात्राओं से मिलकर बनते हैं और कुछ पहले से ही व्यंजन वर्ण होते हैं, इसलिए इसे अर्ध स्वर का नाम दिया जाता है। अंतस्थ व्यंजनों में 4 अक्षर होते हैं। एक तो होता है य, र, ल और व। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह वर्ण और वह वर्ण हमेशा क्या होता है? स्वर और व्यंजनों का मिक्सर, मतलब 2 स्वरों से मिलकर बना हुआ व्यंजन है। ये क्या है? 2 स्वर वर्णों से मिलकर बना हुआ व्यंजन है य और व। इसलिए क्या कहते हैं इनको? इसलिए इनको कहते हैं अर्ध स्वर व्यंजन। क्या कहलाता है? अर्ध स्वर व्यंजन। इसके बाद देखिए ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसका मतलब है जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा यानी कि वायु मुख के किसी स्थान पर रगड़कर, क्या है, किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा यानी कि गर्मी पैदा करे, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ऊष्मा कैसे पता लगाओगे कि ऊष्म व्यंजन होते हैं? हवा निकलती है कि नहीं निकलती? तो हमने आपको पहले ही बताया था वे वर्ण जो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा के माध्यम से बोले जाते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि श जो ये वाला श है, संयम वाला श होता है, इसे तालु या तालव्य वाला श कहते हैं। जो षटकोण वाला श है या सपेरा वाला श है ये भी अलग अलग होते हैं। षटकोण वाले श को मूर्धा या मूर्धन्य वाला स्वर कहा जाता है। सपेरा वाला श जो है उसे दांतमूल या मसूड़ा वाला व्यंजन कहते हैं। और ह जो है वो हमारा ना तो दांतमूल है ना कंठमूल है, ये तो स्वर यंत्रीय व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? स्वर यंत्रीय व्यंजन। अगला देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 वर्णों के संयोग से जो वर्ण बनते हैं उन्हें
संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि जो दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। डेफिनेशन आपके सामने, जो व्यंजन दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं ये देख सकते हो आप। यहाँ पे देख सकते हो कि छ नाम का व्यंजन क और श से मिलकर बना है। त्र नाम का व्यंजन त और र से मिलकर बना है। ज्ञ नाम का व्यंजन ज और य से मिलकर बना है। और श नाम का व्यंजन श और र से मिलकर बना है। यानी दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, अच्छे से आ रहा होगा। अब लिखा है द्विगुण व्यंजन, यानी कि जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हो और फिर झटके के साथ नीचे को आती है, उन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। यानी जब हम इन वर्णों को अपन बोलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ड और ड़। यानी कि इनको बोलते समय हमारी जीभ में थोड़ा कंपन उत्पन्न होता है। जब कंपन उत्पन्न होता है तो हम इन वर्णों को बोल पाते हैं, और इन दोनों वर्णों को मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, कौन सा तालु है, कौन सा दंतमूल है, कौन सा मसूड़ा है, कौन सा कंठोष्ठ है, ये क्योंकि ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं हमें एमएससीक्यू में ये वर्ण। अब ये लिखा है देखो नोट, ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं है। ये व्यंजन संस्कृत भाषा में कहीं नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि देखो अगर हम लिखेंगे ब्रह्मांड, क्या लिखेंगे? ब्रह्मांड लिखेंगे बच्चों, तो ब्रह्मांड लिखते समय हम ड तो बना दिया पर इसके नीचे क्या नहीं लगाया? बिंदु नहीं लगाया। बिंदु नहीं लगाया मतलब ये संस्कृत में है ही नहीं, ये संस्कृत वर्ण है। अगर संस्कृत में लिखें अपन क्या लिखें? पंडित लिखें। पंडित लिखते समय हम ड बनाएंगे लेकिन ड़ नहीं बनाएंगे, ये बिंदु बड़ा नहीं बनाएंगे। हम कैसे बनाएंगे? सरल स्वाभाविक जो बनता है। इसके बाद देखिए इसके बाद बच्चों लिखा है वर्णों का वर्गीकरण। वर्ण कितने, मतलब वर्णों को जो कुछ ध्वनियों के आधार पर कुछ दो शब्दों में विभाजित किया गया है, दो नामों में विभाजित किया गया है। जैसे घोषत्व के आधार पर, घोषत्व माने घोषणा, क्या होता है? घोषत्व माने घोषणा। अच्छा एक बात बताइए, हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए ना अच्छे से, सबको समझ में आ गए होंगे। जो स्पर्श व्यंजन हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे उसी व्यंजन से ये अपना अघोष वर्ण सघोष वर्ण चलने वाला है, और उसी व्यंजन की तालिका से हमारे श्वास के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो भी इसी आधार पर चलने वाले हैं। यानी कि स्पर्श व्यंजन की जो टेबल है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे है हम देखते हैं। इसमें यह लिखा है घोष का अर्थ होता है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। जब हम गले से कोई आवाज बोले, कोई वर्ण बोले, कोई व्यंजन बोले तो उस समय हमारी ध्वनि में कंपन उत्पन्न होगा। कंपन मतलब थोड़ा सा कांपने जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। देखो ये कह रहा है अघोष व्यंजन। मैंने क्या कहा? घोषत्व के आधार पर क्या पढ़ रहे थे अपन? व्यंजन पढ़ रहे थे। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखा है अघोष व्यंजन और दूसरा आएगा सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न ना हो, मतलब जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ न लड़खड़ाए, उस व्यंजन को हम कहते हैं अघोष व्यंजन। अब इसको याद कैसे रखोगे? याद रखने का तरीका है कि वो जो टेबल थी ना उसमें उस टेबल में पहला और दूसरा नंबर यानी कि क ख च छ ज झ त थ और प फ, ये जो वर्णमाला की कतार है उसमें हमें 12 नंबर को याद रखना है। 12 मतलब क वाली लाइन पूरी, क च ट तप, ठीक है। और दूसरी यानी कि ख च
जो लाइन है वही है ना, क वाली लाइन है, ख वाली लाइन है, पूरी को नीचे तक ऐसे 5 अक्षरों के क्रमानुसार अपन ले लेंगे तो वो अपना अघोष वर्ण कहलाएगा। अगला देखते हैं अपन, इसमें लिखा है सघोष वर्ण। अब क्या होता है इसमें, देखो व्यंजन जिन व्यंजनों के, मतलब अघोष व्यंजन जो है ना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में क्या हो, कंपन उत्पन्न हो। ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो ज्यादातर अघोष व्यंजन की और सघोष व्यंजन की जो क्या है परिभाषा है, उसमें केवल एक न का प्रयोग करना है। बस क्या करना है, अघोष वाले में न लगाना है और इस वाले में न को हटाना है, आपकी परिभाषा तैयार हो जाएगी। दोनों परिभाषाओं को अलग अलग रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो एक बात कह रहा है कि जो सघोष व्यंजन होते हैं उन्हें ही हम घोष व्यंजन भी कहते हैं। यानी प्रश्न वाला जो व्यक्ति है, जो जिसने हमारे लिए परीक्षा बनाई है, पेपर बनाया है, और जो हमारी टेस्ट लेने वाले हैं, वो यदि हमें सघोष की जगह घोष व्यंजन लिख देते हैं तो हमारा दिमाग चकरा जाता है। ऐसा लगता है कि यार घोषत्व के आधार पर हम व्यंजन पढ़ रहे थे, उसमें 2 व्यंजन के प्रकार थे, सघोष व्यंजन था, अघोष व्यंजन था, किंतु ये घोष व्यंजन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। अच्छा, इनको समझने के लिए हमें करना क्या होगा, केवल ये करना होगा कि अघोष व्यंजन वर्ण को अलग पढ़ना है और सघोष व्यंजन को ही घोष व्यंजन कहते हैं, ये बात अलग से याद रखनी है। हो जाएगा क्लियर। इसका जो नंबर है वो है तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या है, सघोष वर्ण का जो नंबर है वो है 3, 4, 5। क्या है, 3, 4, 5। अच्छा, एक और चीज है, इसमें इसका नाम दिया गया है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब ये अंदर वाले व्यंजन है, पहले वाले व्यंजन नहीं है। पहले वाले व्यंजन थे अघोष वर्ण में, पहला और दूसरा। ये कौन सा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें इसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। ठीक है, ये कह रहा है नोट में, देखिए बच्चों, नोट में कह रहा है सारे स्वर सघोष वर्ण होते हैं। मतलब अपने जितने भी स्वर होते हैं वो सारे स्वर सघोष वर्ण होते हैं। आगे देखिए, अब जो पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था अपन ने, घोषत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण, क्या पढ़ा था, घोषत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण पढ़ा था। दूसरे नंबर पर बेटा लिखा है प्राण तत्व, यानी श्वास के आधार पर व्यंजन। प्राण तत्व मतलब जिसमें प्राण शब्द का प्रयोग हो, और प्राण मतलब होता है जहां पर प्राण का अर्थ होता है हवा या सांस। यानी हम किसी वर्ण को पढ़ते समय अपने मुख से हवा निकालते हैं या जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उन्हें हम प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन कहते हैं। उन्हें श्वास व्यंजन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अल्प प्राण व्यंजन आता है और महाप्राण व्यंजन आता है। अब इनको पढ़ लेते एक बार, देखो समझ लीजिए कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से अधिक हवा निकलती है उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन का जो नंबर है वो है 135, यानी 135। 135 में क्या होता है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हमारा क्या आता है, अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। इसके बाद अब ये भी कह रहा है एक बात कि हर वर्ग का, मतलब जितनी भी 5 लाइनों की कतार है, 5 लाइनों में 5-5 वर्णों का जो संयुग्म है, उसमें हमें पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन ही चाहिए होगा। किसके लिए, अल्प प्राण के लिए। अगला लिखा है महाप्राण व्यंजन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से अधिक हवा निकलती है उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और महाप्राण का जो नंबर है वो है 2, 4, अर्थात दूसरा और चौथा। जो हमारी जो स्पर्श व्यंजन की सारणी थी, टेबल थी, है ना, उसका दूसरा चौथा। अपने मन से कोई वर्ण नहीं लगाना कि अपन मान के लो कोई भी वर्ण लगा लिया दूसरा चौथा, वो नहीं है। केवल स्पर्श व्यंजन की जो टेबल थी, सारणी थी, उस सारणी में से पहला, दूसरा वर्ण चाहिए, वो भी हर वर्ग का। वर्ग कितने होते हैं, वर्ग है अपने पास 5।
कौन सा वर्ग? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं अपने पास। इन 5 वर्गों को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। यदि ये वर्ग आप भूल गए तो ना तो आपको सघोष वर्ण के कुछ नंबर आएंगे और ना ही अघोष वर्ण के आएंगे कि इसमें कैसे इसकी पहचान करेंगे, ना तो तुम्हारे अल्प प्राण के आएंगे और ना ही महाप्राण के आएंगे। इसलिए वह टेबल, वह सारणी हमें अच्छी तरह से कंठस्थ होनी चाहिए। आगे देखते हैं, एक वर्ण है जिसका नाम है अयोगवाह वर्ण। क्या है? अयोगवाह वर्ण मतलब वो वर्ण जो स्वर में भी आते हैं और व्यंजन में भी आते हैं। उन्हें स्वर भी पढ़ लेते हैं, व्यंजन भी पढ़ लेते हैं, बस प्रयोग प्रयोग का फर्क है। क्या है? प्रयोग प्रयोग का फर्क है। कैसे? देखो, परंपरा के अनुसार अंग और जो चंद्र बिंदु वाला अंग, ठीक है, को स्वरों के साथ रखा जाता है। किसके साथ? स्वरों के साथ। कैसे? इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति अस्वर के साथ होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्वर से अलग। किससे अलग? स्वर से अलग माना जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार व्यंजनों में अस्वर जोड़ा रहता है तभी उसे पढ़ा जा सकता है, ऐसे ही इन्हें पढ़ने के लिए भी हमें अस्वर की आवश्यकता होती है। इसी वजह से इसे स्वर से अलग लिखा जाता है। किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण करते हैं, मतलब इन्हें व्यंजन की तरह पढ़ते हैं। अतः इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब कहने को तो ये देखने में तो स्वर लगते हैं किंतु होते हैं वास्तव में व्यंजन, इसलिए इन्हें स्वर और व्यंजन दोनों की श्रेणी या दोनों की कड़ी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह व्यंजन कहा जाता है। अयोगवाह मतलब जो आधे स्वर में भी हों, आधे व्यंजन में भी हों, जिनको पढ़ने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसको हम अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, स्वर तथा व्यंजनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अयोगवाह व्यंजन को। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में एक तो अंग होता है जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं, चंद्र बिंदु वाला अ होता है उसको अनुनासिक बोलते हैं, और विसर्ग वाला अ होता है उसको विसर्ग बोलते हैं। आशा करता हूं आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवनिर्मित ध्वनियां, विदेश से आगत ध्वनियां और ग्रही ध्वनियां, मतलब कहने का है ये वे आवाज, वे स्वर जो हमारे देश में पहले कभी नहीं थे, हमने दूसरे देशों से ग्रहण किए हैं। क्या किया है? वे वर्ण या वे ध्वनियां जो पहले हमारे देश में नहीं थी, हमने दूसरे देश से ग्रहण किया है। उसी वजह से इसका नाम विदेशी या आगत ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो अरबी और फारसी, ये क्या है? उर्दू जो भाषा होती है उसके शब्दों का सही सही उच्चारण, किसका? उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे क्या लगा रहता है? बिंदु लगा रहता है, यानी कि जो तल बिंदु है, मतलब किसी वर्ण के नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है तो वे वर्ण अरबी, फारसी अथवा विदेशी या आगत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अपना लिखा है जिंदगी, किस्मत, गजल, ख्वाब, जरा, ये जो वे वर्ण हैं जिनके नीचे बिंदु लगा हुआ है और उन्हीं बिंदु वाले व्यंजनों को अरबी फारसी वाला व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अंग्रेजी ध्वनि, आगत ध्वनि या आगत स्वर। अब अंग्रेजी में कैसे समझेंगे इसको? देखो, अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए क्या करते हैं? देवनागरी में लिखते समय जो ओ की मात्रा रहती है उसे अर्ध चांद के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब पढ़ने में यदि किसी वर्ण के ऊपर ओ की मात्रा तो लगी हो, नहीं लगी हो, सॉरी,
अगर किसी वर्ण के ऊपर ओ की मात्रा नहीं लगी हो और उसका उच्चारण ओ की मात्रा की तरह हो रहा हो तो हम उस पर चंद्रमा लगा देते हैं, यानी जिसको अर्ध चांद के रूप में से जानते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो डॉक्टर लिखा है, कॉफी लिखा है, डॉग लिखा है, या फिर लिखा हो अपना कॉलेज। क्या लिखा हो? कॉलेज लिखा हो। इसमें भी अपना क्या लगाते हैं? अर्ध चांद का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें ओ की मात्रा लगा नहीं सकते, केवल पढ़ सकते हैं। अगला जो है उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्विगुण व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में क्या अंतर है, दोनों में क्या फर्क है? तो देखो बच्चों, द्विगुण व्यंजन में ये वाले वर्ण आते हैं, ठीक है, और द्वित्व वर्ण में ये वाले व्यंजन आते हैं। अब ये वाले का मतलब क्या है? जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है ना, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आवृत्ति का मतलब किसी एक शब्द में दो वर्ण एक जैसे हो, एक आधा हो एक पूरा हो, उस वर्ण में दो बार आना ही आवृत्ति कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे हो दिल्ली में दो ल एक समान है, दोनों आए हुए हैं। उच्चारण में च एक समान है और सज्जन में दोनों ज एक समान है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, अपन लिखते हैं जगन्नाथ। आप देख पा रहे होंगे जगन्नाथ में डबल न लगे हुए हैं, इसी कारण इसे द्वित्व व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या लिखा है? कारांत व्यंजन लिखा है। कारांत व्यंजन मतलब वे व्यंजन जिनके पीछे जो शब्द है, जो अक्षर है, उस पर कौन सी मात्रा प्रयोग की गई है। जो मात्रा प्रयोग की गई होगी उसी मात्रा के अनुसार इसमें कारांत व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो कि जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है, क्या कह रहा है वो? जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है तो उस शब्द को उस स्वर का कारांत कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि जैसे किसी शब्द के पीछे ऊ लगा हो तो हम उसे उकारांत कह देते हैं। किसी शब्द के पीछे अ लगा हो तो उसे अकारांत कह देते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण देखिए, उदाहरण में देखिए दीपक में क लगा हुआ है, क पर कोई मात्रा नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये अकारांत हो जाएगा। अगर किसी ने लिखा सागर तो र पे अ की मात्रा नहीं है तो क्या हो जाएगा? अकारांत हो जाएगा। अगर उसने कहा कि सज्जन तो न पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? अकारांत हो जाएगा। दूसरी श्रेणी में अपन ने लिखा साधु, साधु पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा होने के कारण उसे उकारांत के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आ की मात्रा होने पर आकारांत के नाम से जानेंगे, जैसे राधा, गाना, सीता या कोई भी वर्ण, ठीक है। इसके बाद देखिए इकारांत लिखा है, यानी कि इकारांत का मतलब ऐसे वर्ण जिनका अंतिम अक्षर छोटी की मात्रा पर जाकर खत्म होता हो, जैसे निधि, ध्वनि, परिधि, शांति, मतलब ऐसे वर्ण जिनका अंतिम अक्षर पर हमेशा छोटी की मात्रा का प्रयोग हो रहा हो, ठीक है। बड़ी की मात्रा हो रही हो तो ईकारांत, जैसे नदी, सारथी, लक्ष्मी, ऐसे वर्ण आने पर। ओकारांत में हमेशा क्या ध्यान रखना है? ओकारांत में ओ की मात्रा लगी हुई लास्ट में, जैसे पढ़ो, जियो। औकारांत में वही सेम टू सेम औ की मात्रा लगी होगी, ठीक है। मात्र, अब मात्र में क्या है? रिकारांत बोल देंगे इसको। क्यों बोल देंगे रिकारांत? क्योंकि नीचे री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इस पूरे चैप्टर में हमने सीखा बहुत सारा मटेरियल सीखा कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन में कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं और द्वित्व व्यंजन होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं और सघोष वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। ये सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इसको
जहाँ कहीं भी किसी का डाउट हो, कोई परेशानी हो समझने में, कोई विपत्ति हो, तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट ग्रुप पर। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो मैत्री इंस्टीट्यूट के नाम से है। आप वहाँ पर जुड़कर हर प्रकार की PDF वीडियोस और आने वाली वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।